वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो आप लोगों का कौन सा ये चैप्टर चल रहा है? सेल। ओके, चैप्टर 2 है और सेकंड क्लास है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप भैया कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। अब बड़ा दिमाग से बना दिया है क्या। लेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है माइक्रोस्कोप में। अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप लो तो उसमें कितने लेंस यूज होते हैं? 2। कौन से लेंस यूज होते हैं? तो कॉन्वेक्स, याद रखना, CONVEX, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव मत मारना। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कितने लेंस यूज होते हैं? 2 कॉन्वेक्स। और एक लेंस यहाँ पर लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ लगा हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग आई पीस। क्यों कहते हैं आई पीस? क्योंकि यहाँ पर हम लोग आँख से देखते हैं, यहीं पर हम लोग आँख से देखते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग आई पीस। और दूसरा लेंस यहाँ लगा हुआ है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्यों कहते हैं ऑब्जेक्टिव? क्योंकि जिसे देखना है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा रहता है और उसे हम लोग इससे देखते हैं। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो दो तरह के लेंस हैं, एक लेंस आईपीस हो गया जो जहाँ की हमारा आँख लगा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव के पास क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हेयर इज द ऑब्जेक्ट। और इसी से हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग तरह के कॉन्वेक्स लेंस यहाँ लगा हुआ है, 3 तरह का। घुमाएं, रिवॉल्विंग नोज पीस। रिवॉल्विंग नोज पीस रहता है, इसको घुमाएंगे ना, मूव कराएंगे तो जिससे चाहेंगे उससे हम देख सकते हैं। और यहाँ से आँख लगाए हुए और देख रहे हैं। ओके, चलो, बहुत दिखा दिए तुम लोगों को। माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? मैग्नीफाइज। तुम्हारे पास मैग्नीफायर होगा, देखा होगा मैग्नीफायर। हाथ देखने वाला एक मैग्नीफायर होता है जिससे ज्योतिष देखता है। ज्योतिष के पास जाओगे ना तो रखे रहता है। तो ठीक ये क्या है? 2 वैसा मैग्नीफायर कॉन्वेक्स लेंस की मदद से ये बना हुआ माइक्रोस्कोप है। यह क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है, कई गुना, मेनी टाइम्स। वो उसे क्या करता है? बड़ा कर देता है। एंड मेक विजिबल स्मॉल ऑब्जेक्ट टू अस। और बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट्स भी इसमें विजिबल हो जाते हैं जिसे कि हम लोग ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग इस माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। कौन सा? ये माइक्रोस्कोप। कितने लेंस यूज है इसमें? 2। कौन सा लेंस यूज है? कॉन्वेक्स लेंस यूज है। क्लियर? तो माइक्रोस्कोप हैज 2 लेंसेज। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। याद हो गया ना? मैं तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्लास में याद हो जाएंगे। माइक्रोस्कोप हैज 2 कॉन्वेक्स लेंस, वन इज द आई पीस एंड अनदर इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वी स्टडी ऑब्जेक्टिव। द लेंस दैट इज क्लोज टू द स्पेसिमेन प्लेस्ड ऑन द स्टेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। द लेंस, वह लेंस जो कि क्लोज होता है, नज़दीक होता है। क्लोज यहाँ का मतलब क्या हो गया? बंद नहीं, क्लोज मतलब नज़दीक होता है। किसके? टू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मीन्स क्या हो गया? जिसे कि देखना है उसे कहते हैं स्पेसिमेन। जिसे देखना है उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं। जिसे देखना है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिमेन। और वो कहाँ रहता है? यहाँ, यहाँ पड़ा हुआ है ना। प्लेस्ड ऑन द स्टेज। प्लेस्ड है कहाँ? स्टेज पर। इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। द लेंस दैट इज क्लोज, द लेंस दैट इज क्लोज टू द स्पेसिमेन। किसके क्लोज है? स्पेसिमेन के क्लोज है, स्पेसिमेन के नजदीक है। प्लेस्ड ऑन द स्टेज। यहाँ एक स्टेज बना हुआ है, इसी स्टेज पर। स्टेज पर तुम लोग डांस करते हो ना, तो नहीं, यहाँ स्टेज पर क्या रहेगा? स्पेसिमेन रहेगा, जिसे हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। किससे देखेंगे? ये ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ लगा हुआ है, इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक है। क्लियर? तो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, जिसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ऑब्जेक्टिव का डिफिनीशन। ओके, अब नेक्स्ट देखो, आई पीस। अब अगला जो एक लेंस है वो आई पीस। कैसा नेचर है इस लेंस का? कॉन्वेक्स है सर, हम जानते हैं कॉन्वेक्स है।
आइए ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा है सर, ये भी कॉन्वेक्स है। वाह तेज बच्चा सब है। द लेंस थ्रू विच यू सी इज कॉल्ड द आई पीस। बड़ा सिंपल डिफिनीशन है। द लेंस, तो सुनो 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 सुनो, द लेंस यू विच थ्रू, द लेंस थ्रू, द लेंस थ्रू जिसके माध्यम से, थ्रू जिसके द्वारा, जिसकी मदद से, थ्रू विच, थ्रू विच यू सी तुम देखते हो, इज कॉल्ड द आई पीस। तो आई पीस का डिफिनीशन बोलेगा कोई, पूछेगा तुमसे, तो तुम लिख देगा कि नहीं लिखेगा, जल्दी बताओ ना। सर हाँ लिख देंगे ना, आई पीस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अब दिमाग वाला, दिमागी राम, और बढ़ा कर लिखा, सर आई पीस इज अ कॉन्वेक्स लेंस थ्रू विच यू सी, यू की जगह पर यू लिखता लड़का क्या, वी, थ्रू विच वी सी इज कॉल्ड द आई पीस। वेरी गुड, नंबर उससे ज़्यादा मिलेगा, है ना, तुमसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने और बढ़िया से लिखा। क्या लिखा? द कॉन्वेक्स लेंस थ्रू विच वी सी, यू की जगह पे बोलता है वी सी, फील कराया एकदम अपनापन, वहां पर वो काल लिख दिया वी, है ना, यू की जगह पे लिख दिया वी, अपनापन फील कराने के लिए। सी इज कॉल्ड द आई पीस। समझ में आया? आ गया ना? बहुत सिंपल है, डिफिनीशन याद करना, लिखो, फील करो, फील करो। आप फील करके क्या करोगे? लिखोगे अपने लैंग्वेज में, याद नहीं करो, रट्टा नहीं मारो, समझो, अंडरस्टैंड। ओके, अब समझ में आ गया सर कि आईपीस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दिमाग में एक सवाल आया सर कि दो कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया, वाई यूज टू कॉन्वेक्स लेंस, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाए कई गुना। देखो 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 देखो, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज, माइक्रोस्कोप क्या करता है? मैग्नीफाई करता है। कैसे? यदि ऑब्जेक्टिव, इफ द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेज 10 टाइम्स, यदि ऑब्जेक्टिव 10 टाइम्स मैग्नीफाई करे, यदि ऑब्जेक्टिव मात्र 10 गुना बड़ा करता है मैग्नीफाइड इमेज, एंड आईपीस मैग्नीफाइज दिस इमेज अनदर 10 टाइम्स, और आईपीस भी जो है दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस लेंस है, दो लेंस है। अब ऑब्जेक्टिव हमारे को 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, आईपीस भी मैग्नीफाई कर रहा है 10 टाइम्स, 10 गुना। 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 10 गुना। अरे चिंता क्या करता है, 10 टाइम्स मतलब घड़ी का समय नहीं, गुना, टाइम्स मीन्स हो गया गुना, 10 गुना। देन टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वह कितना होगा? 10 इंटू 10। अरे गजब, जुड़ा नहीं, जुटा नहीं, 10 प्लस 10 मत कर देना तो गलत हो जाएगा। 10 इंटू 10 100 टाइम्स, यानी दो लगा दिए, एक आईपीस के पास लेंस लगाए और एक ऑब्जेक्टिव के पास लेंस लगाए, तो दिस इज आईपीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ये 10 टाइम्स किया, ये 10 टाइम्स किया, तो दोनों का क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 100 टाइम्स हो गया। यानी ऑब्जेक्ट को 100 गुना बड़ा करके दिखा दिया। कितना बड़ा करके दिखा दिया? 100 गुना। यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो उसे 100 सेंटीमीटर का दिखा देगा। सोच लो, 100 गुना बड़ा कर देता है। यदि हमारे को, सोच लो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, यदि हमारे को आई पीस जो है वो 12 टाइम्स मैग्नीफाई करता है और ऑब्जेक्टिव 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, तो माइक्रोस्कोप कितना टाइम मैग्नीफाई करेगा? 12 इंटू 10 120 टाइम्स। क्लियर? क्लियर? आ गया समझ में ना? बड़ा आसान है, सो सिंपल। स्पेसमेंस, स्पेसमेंस, स्पेसमेंस क्या होता है? SPECIMENS, यही होता है सर स्पेसमेंस। नहीं नहीं बुर्बाक, समझो, देखो, सेल्स, टिश्यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सेल्स बहुत छोटा है, नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। ज्योतिष वाला भी मैग्नीफायर से नहीं देख सकते हो, नेवर। ठीक है ना? सेल्स, टिश्यूज, माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो बहुत छोटे हैं, एंड सो ऑन, दैट आर व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उसे देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? माइक्रोस्कोप को, आर कॉल्ड स्पेसमेंस, उसे ही स्पेसमेंस कहते हैं। वह 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 कौन? वह चीज जिसे कि देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, तो वह जो छोटका चीज है वो है सेल्स। वो क्या है?
सेल्स से वो छोटका चीज़ क्या है, सेल्स, जिसे कि हम लोग किससे देखें, माइक्रोस्कोप से। टिश्यूज को यदि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यदि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्पेसिमेंस, यानी एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिमेंस क्या हो गए यहाँ पर, सेल्स, टिश्यूज, माइक्रो ऑर्गेनिम्स। यानी किसी भी चीज़ को यदि आपको देखना है इस माइक्रोस्कोप से और यहाँ पर रख दिए और उसे यहाँ से देखोगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिमेंस कहेंगे। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, सेल्स, टिश्यूज या माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहाँ रहता है, दही खाते हो, खाए हो ना, कर्ड, कर्ड दही खाए हो ना। अब उसे तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिम्स में अगर दिखा दे ना, तो तुम खाओगे नहीं, नहीं खाओगे, कभी नहीं खा सकते हो, उल्टी हो जाएगा, इतना माइक्रो ऑर्गेनिम्स दिखाई देगा। चलो आगे देखेंगे, स्टेन। अब व्हाट इज स्टेन, अब स्टेन क्या है भैया, स्टेन डाई है। पापा बाल डाई करते हैं, जानते हो ना, कलर करते हैं, डाई, डाई करना, कलर करना। तो स्टेन इज ए डाई, वही इसी को स्टेन कहते हैं। काहे ऐसा लंबा लंबा शब्द यूज करते हो भैया, ताकि तुमको एग्जाम में नंबर कम आए। नहीं पढ़ेगा तो स्टेन इज ए डाई, सिंपल, सिंपल। स्टेन क्या है, पापा का बाल रंगने वाला डाई है ना, वो नहीं है, लेकिन है डाई है। स्टेन क्या है, इज ए डाई विच कलर्स, जो क्या करता है, कलर करता है। स्टेन क्या करता है, कलर करता है। स्टेन इज ए डाई विच कलर्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के कुछ ही पार्ट को, पूरे को नहीं, कुछ ही पार्ट को आप पार्टिकुलर कलर से, एक पार्टिकुलर कलर से रंग देता है, और हम लोग उस वांछित चीज को, उस स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि कोई हम लोग इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए और उसे माइक्रोस्कोप में डाले, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देखना है, इसमें हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देखना है, जो कि इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है ना। हमारे सेल में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए, तो हमारा बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट काट लिया और ले जाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर लगाया, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या किया ना, एक स्पेशल तरह का डाई डाला। अब वो डाई जैसे ही डालता है, तो यह जो पार्ट है यह कलर हो जाता है, सभी पार्ट नहीं, सिर्फ ये ब्लैक वाला पार्ट कलर हो गया। तो ये इसकी मदद से जब ये कलर हो गया तो बाकी से अलग हो गया, तो इसे हमें पढ़ना आसान हो गया, स्टडी करना आसान हो गया, इसीलिए हम लोग स्टेन का उपयोग करते हैं। तो स्टेन समझ में आया, टेंशन नहीं ना है, स्टेन नहीं ना हो रहा है। स्टेन क्या है, तो डाई है सर, स्टेन डाई है, पापा के रंगने वाला बाल है। स्टेन क्या है, डाई है। स्टेन इज ए डाई विच कलर्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन अ पार्टिकुलर कलर। याद कर लो बाबू, रट्टा मार लो, कोई उपाय नहीं है, इंग्लिश में पढ़ता है ना। दिस हेल्प्स वन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन, जिसकी मदद से दिस हेल्प्स वन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करता है। स्पेसिमेन इज यूजुअली स्टेन्ड बिफोर बीइंग व्यूड, स्पेसिमेन क्या है, यूजुअली स्टेन्ड होते हैं बिफोर बीइंग व्यूड। स्पेसिमेन, व्हाट इज स्पेसिमेन, फिर बताओ ना सर। स्पेसिमेन तो वही ना है जो सेल है, जो टिश्यूज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, वह पार्ट है जिसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वह क्या है, क्या है, स्पेसिमेन है। लेकिन उस स्पेसिमेन में यदि कोई स्पेशल पार्ट्स को यदि हमको देखना है, स्पेसिमेन में कोई स्पेसिफिक पार्ट्स को देखना है, तो क्या यूज करेंगे, तो सर स्टेन ले आएंगे और स्टेन से उसे रंग देंगे, है ना। स्टेन यूज करेंगे, डाई का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसी को रंगेगा। जैसे डाई अब यूज करते हैं बालों में, डाई जब यूज करते हैं तो सिर्फ बाल ब्लैक होते हैं, है ना, बाल के नीचे जो हमारा हेड है वो नहीं ब्लैक होता है। वैसे ही सेम तरह का यह डाई है। स्टेन इज ए डाई विच कलर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन अ पार्टिकुलर कलर। समझ में आया, दिमाग में गया, खोपड़ी विस्फोट नहीं ना हुआ, नहीं हुआ सर, याद हो गया। स्टेन एज एग्जाम्पल, इफ वी स्टेन अ स्पेसिमेन विथ आयोडीन, यदि कोई स्पेसिमेन ले आओ, स्पेसिमेन समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, हाँ, उसे क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, डाई मत बोलो ना,
अरे तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। क्या बोलोगे? स्टेन, लेकिन समझ रहे हैं, हाँ पापा के बाल रंगे वाला डाइनियन ही कुछ है, उसे स्टेन कहते हैं। समझ गया ना? तो यदि स्टेन को, इफ वी स्टेन ए स्पेसिमेन विथ आयोडीन एनी पार्ट ऑफ इट विच स्टोर्स स्टार्च, और उसमें कोई स्टार्च स्टोर किए हुए हैं, कोई हम स्टेन ले और इस स्टेन में क्या है, और स्टेन नहीं भैया, स्पेसिमेन लेते हैं, दिस इज अ स्पेसिमेन, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इसमें कुछ पार्ट है जिसको कि हमको देखना है, लेकिन यह पार्ट जो है वह स्टार्च का बना हुआ है। ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ है? स्टार्च का बना हुआ है। यह पार्ट किसका बना हुआ है? स्टार्च का। तो हम क्या करें, क्या करें, कैसे देखें? तो आयोडीन लाते हैं। क्या लाए? आयोडीन ले आए। आयोडीन क्या है? एक स्टेन है, एक स्पेशल तरह का डाई है, तरह काम करेगा। अब वह इस पर हम गिरा देंगे, इस इतने ही पार्ट पर नहीं गिराएंगे, सिर्फ इतना ही पार्ट पर नहीं गिराएंगे, पूरे में डुबा दिए आयोडीन में, आयोडीन से पूरे को भिंगा दिए। तो वो क्या करता है, जितना भी जगह पर स्टार्च लगा हुआ है उसको क्या करेगा? ब्लैक कर देगा। सिर्फ इतना ही पार्ट को क्या करेगा? ब्लैक करेगा, शेष को नहीं। तो हम पकड़ लिए, अच्छा ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पर स्टार्च है, ये समझ में हमें आ गया। क्लियर? ये यूज है स्टेन का। सो अब डिस्टिंक्टली बिकॉज द स्टार्च विल बी स्टेन्ड ब्लू ब्लैक। क्यों? क्योंकि वह ब्लू ब्लैक में उसे कन्वर्ट कर देता है। कौन? आयोडीन नामक स्टेन। किसे? स्टार्च को। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू ब्लैक में। किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू ब्लैक में। किसको करता है? स्टार्च को। कौन करता है? आयोडीन करता है। आयोडीन क्या है? स्टेन है। क्लियर? हाँ सर, हो गया। अब देखेंगे माउंटिंग। भैया माउंटेन मत पढ़ो, माउंटिंग है, माउंटिंग। क्या है? माउंटिंग। क्या है? माउंटिंग। द स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग। आप देखते होगे, देखे होगे, कभी 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 देखे होगे। क्या देखे होगे? घर में आया है ब्लड का सैंपल लेने, और जब ब्लड का सैंपल लेने आता है ना आपके घर में, तो एक छोटा सा शीशा निकालता है। शीशे का क्या निकालता है? छोटा सा, बहुत छोटा सा शीशे का पतला सा, है ना, ये रेक्टेंगल शेप में निकालता है, और उस पर ब्लड की कुछ बूंदे आपकी डाल देता है, और डालने के बाद एक छोटा सा ऊपर से एक और शीशा लाता है और ला करके उसे ढक देता है। ठीक है, इस तरह से यह सुरक्षित हो गया। अब उसको लैब में ले जा करके टेस्ट करा लेगा। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? माउंटिंग कहते हैं भैया। खोदा पहाड़ दिखला चूहिया, है ना, इस प्रोसेस को ही माउंटिंग कहते हैं। बड़ा डर लग रहा था कि ये माउंटिंग होता क्या है, समझ में आया? इट हेल्प्स टू डिस्पेल एयर। ये क्या करता है? एयर से उस पार्टिकल्स को, ये जो ब्लड रखे उससे दूर कर देता है, डिस्पेल करता है। एयर से कांटेक्ट में हटा दिया, एयर का कांटेक्ट नहीं होने देगा। क्लियर? कौन? माउंटिंग। समझ में आया? नहीं तो क्या किया, एक डिब्बा लिया स्पेशल तरह का, उसमें डाल दिया, डाल के बंद कर दिया, वो भी माउंटिंग ही है भैया। अरे थोड़ा बड़ा हो गया। द स्टेन्ड स्पेसिमेन, जो स्टेन्ड स्पेसिमेन है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम। उसे एक लिक्विड मीडियम में डाल दिया। कोई एक लिक्विड मीडियम लिया और उसमें डाल दिया। जैसे कि अगर ब्लड है तो ब्लड को स्टेन करना है, ज़्यादा ब्लड लेना है, तो एक छोटा सा लिक्विड मीडियम लिया शीशे के जार में और उसमें डाल दिया, या ऑन ए ग्लास स्लाइड, लिक्विड मीडियम ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ए कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट, और एक कवर स्लिप ऊपर से प्लेस करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? माउंटिंग। माउंटिंग समझ में आ गया सभी को? किसी को नहीं आया तो बोलो, नहीं आया तो मेरे ऑफिस में चले आना, हम तुमको स्पेशल समझाएंगे। काहे को टेंशन लेता है? ना ना लो, हम हैं ना, तो गम काहे को? द स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम। प्लेस्ड करते किसमें? लिक्विड मीडियम में। कैसे याद करेंगे? द स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम। हो गया? फर्स्ट पार्ट याद कर लिए, सेकंड पार्ट याद कर लिए। द स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑन ए ग्लास स्लाइड। कहाँ? ग्लास स्लाइड पे, ऑन ए ग्लास स्लाइड। थर्ड पार्ट याद कर लिए। एंड अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट। फोर्थ पार्ट याद कर लिए। एंड अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर
इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग। इसे 10 बार पढ़ो, 10 बार बोलो, वीडियो को रोको, 10 बार बोलो, याद होगा। कैसे पढ़ोगे? द स्टेन्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग। It helps to dispel air. It helps to dispel air. Okay? अब आओ आगे बढ़ो। क्या पढ़ेंगे सर? प्रिजर्व पढ़ो। भैया एक से एक वर्ड मिल रहे हैं देखने को, क्या करोगे? बायोलॉजी है, इसे बायोलॉजी कहते हैं। प्रिजर्व, प्रिजर्व। डिफरेंट मीडियम्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व परमानेंट सॉलिड्स विच कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि लंबे समय तक हमें क्या करना है? स्टोर करना है, ठीक है ना, लंबे समय के लिए आपके कोई बॉडी से टेस्ट लेना है, ठीक है, टेस्ट कराना है और उसको एक लंबे समय के लिए रखना है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रिजर्व। और इसके लिए क्या करते हैं? अलग तरह का मीडियम्स यूज करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स यूज करते हैं। आर यूज टू प्रिजर्व परमानेंट सॉलिड्स, उसके लिए क्या यूज करते हैं? परमानेंट सॉलिड्स का यूज करते हैं ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके, उसे संरक्षित किया जा सके, विच कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए। तो समझ में आया? प्रिजर्व क्या होता है? संरक्षित करना, लंबे समय के लिए। यदि किसी स्पेसिमेन को आपको रखना है तो उसके लिए एक अलग तरह का कि मीडियम आता है, उसमें डाल देंगे, है ना, तो वहाँ वो लंबे समय के लिए भी प्रिजर्व हो सकता है। क्लियर? तो अब आओ भैया पढ़ो ना ब्लड सेल। आप ब्लड तो देखे ही हो, ब्लड देखे हो ना? कौन ऐसा लड़का है जो ब्लड नहीं देखा है? सर देखे हैं, लाल रंग का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है सर। जब बहता है हाथों से तो सर बड़ा दर्द होता है। अच्छा नहीं बहेगा भैया। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड जो आप लाल लाल देखते हो ना, उसमें 2 तरह का सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं RBCS और दूसरे को कहते हैं WBCS। सर बहुत तरह का होता है। अच्छा उतना भी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना। RBCS और WBCS, बस 2 तरह का पढ़ना है, RBCS और WBCS। ये RBC क्या होता है? कौन सा बला है RBC? रेड ब्लड सेल्स। RBC को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। अब अंतिम में एस लग गया, इसीलिए इसको लिखते हैं RBC, छोटका एस माने सेल्स। ओके, R से रेड, B से ब्लड, C से सेल, IS से सेल्स हो गया। समझ में आ गया? बड़ा स्मार्ट तरीका, शॉर्टकट हो गया। RBCS कैसा शेप है? डिस्क शेप्ड सेल्स है। कैसा सेल्स है? याद रखो, बकवास मत करो, बहस मत करो। डिस्क शेप्ड होता है, कोई बहस नहीं। कैसा है? तो डिस्क शेप। RBC का शेप कैसा है? डिस्क शेप। सर हम गोरे काहे हैं? सर हम काले काहे हैं? अब भैया अब इतना मत पूछो। अभी RBC लाल होता है, डिस्क शेप्ड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है सर न्यूक्लियस? अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, दिमाग के ऊपर चल जाएगा। नो न्यूक्लियस। RBC में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इसको ब्रेन की जरूरत नहीं है भैया। RBC को ब्रेन की जरूरत नहीं है, हाँ नहीं जरूरत है। नो न्यूक्लियस याद रखेंगे। डिस्क शेप्ड सेल होता है और नो न्यूक्लियस होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCS का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, RBCS का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। सर खून तो लाले होता है, तो इसमें व्हाइट ब्लड कैसे आ गया? अरे बड़ी कम होता है ना, इसीलिए नहीं पता चलता है, इसीलिए लाल दिखता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ब्लड में बहुत कम होती है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है? इरेगुलर। कैसा? इरेगुलर। कैसा शेप है? इरेगुलर शेप है। न्यूक्लियस फाउंड, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस फाउंड, न्यूक्लियस फाउंड, न्यूक्लियस फाउंड। रट्टा मार याद कर लो, दिमाग ना लगाओ, ज़्यादा बकवास ना करो। मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स, शीक सेल्स, बहुत सारे अलग अलग बॉडी में हमारे। देखो ना तुम्हारे बॉडी में इतना तरह सेल का सेल्स है कि मत कहो। उसी का कुछ एग्जाम्पल देख लो, झलक दिखा जा। एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स, शीक सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। बहुत ज़्यादा बोल दिया, नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, बस इतना ही अभी देखो जितना तुम्हारे क्लास में है।
तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल सर दोबारा मत पढ़ाइए, पढ़ लिए हैं तो चलो छोड़ दिया। चलो आ जाओ सेल मेम्ब्रेन। सर सुना सुना लगता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो बाउंड्री वाल है सर, दिखाए थे आप कि एक चारों तरफ जो होता है सेल के, उसे ही सर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ उसी को कहते हैं। इसका एक और नाम है, अनदर नेम इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जाम में हम पूछेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बता दो। सर मेरा घर का नाम तो कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, वैसे ही इसका भी नाम है सेल मेम्ब्रेन, इसे भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज कवरिंग ऑफ सेल, यह सेल का कवरिंग होता है, सेल के चारों तरफ का कवर बनाता है। अंडा खाया है, अंडा के ऊपर जो छिलका होता है वही सेल मेम्ब्रेन है। और दिमाग अभी मत लगाओ ज़्यादा। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ लो ना वही है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है सर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? तो भैया कोई होटल में जब जाएगा ना तो गेट पर खड़ा रहता है डंडा लेकर के, किसी को घुसने देगा, किसी को घुसने नहीं देगा। भैया सब तो आदमी ही है, सबको काहे नहीं घुसने देता है, सेलेक्ट करता है कि किसको जाने दे या किसको नहीं जाने दे। ठीक वही काम करता है सेल मेम्ब्रेन। सोच लो हमारे बॉडी में ये जो सेल है, सेल के चारों तरफ जो ये जो मेम्ब्रेन है, ये तो गजब का बॉडीगार्ड है, गजब का बॉडीगार्ड है। जिसकी ज़रूरत उसको जाने देंगे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, नहीं रहेगा तो नहीं जाने देंगे, नहीं देंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दुनिया का सबसे अनोखा बॉडीगार्ड है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? क्लियर? हाँ सर क्लियर है, आप पढ़ाते जाइए ना, सब क्लियर है। हाउ एम आई से सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल? कैसे हम कहें सर कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्या है? बिकॉज इट अलाउज समथिंग, कुछ को तो यह अलाउ करता है टू इंटर की प्रवेश करो, एंड स्टॉपिंग अदर्स, और कुछ को यह रोक देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ सबस्टांस। रिक्वायरमेंट और नेचर ऑफ सबस्टांस के अनुसार किसी को इंटर करने देगा, किसी को इंटर करने नहीं देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। याद कर ले सर इसको, हाँ याद कर लो, ये अनआंसर क्वेश्चंस है। सेल वाल, अब दूसरा पढ़ते हैं सेल वाल। ये अब सर अभी तो पढ़ाए सेल मेम्ब्रेन, अभी सेल वाल ही क्या आ गया? भैया ये सेल वाल जो होता है केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। प्लांट सेल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, देखते हो ना कुल्हाड़ी से भी मारते हैं तो जल्दी नहीं कटता है प्लांट सेल, है ना। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्लांट में एक मोटा सा वाल और मौजूद रहता है, तब नहीं धूप गर्मी वर्षा सबको बर्दाश्त करता है, बाहर में रहता है। क्लियर? तो सेल वाल जो है वो सबसे बाहर पाए जाते हैं, और उसके अंदर में क्या रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन रहते हैं। किस में पाया जाता है सेल वाल? सर सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं है, हम लोग में नहीं है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल्स में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्लियर है ना? इट इज थिक, मोटा है, रिजिड है, एंड परमिएबल, एंड इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। थिक है, कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। कैसा है भैया, मोटू है। कौन मोटू है? तो सेल वाल। किससे मोटा है? सेल मेम्ब्रेन की तुलना में, सेल मेम्ब्रेन की तुलना में यह मोटा होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है, एंड परमिएबल, परमिएबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल नहीं होता है, परमिएबल होता है। क्या होता है? सिर्फ केवल परमिएबल है, इवोल्यूशन बॉडीगार्ड नहीं है कि स्मार्ट दिमाग वाला बॉडीगार्ड सेल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये सिर्फ परमिएबल है। एंड इज मेड अप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, और एक कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है जिसको कि सेलुलोज कहते हैं। सेल वाल किससे बनता है? सेलुलोज से। सेल वाल किससे बनता है? सेलुलोज से। सेल वाल किससे बनता है? सेलुलोज से। सर कितना बोलते हैं सर, कम बोलिए ना, एक ही बार में तो याद हो गया, बार बार काहे को बोल रहे हैं? अच्छा बाबा चुप रहते हैं। साइटोप्लाज्म, अगला आप देखेंगे साइटोप्लाज्म। सर सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, सेल वाल पढ़ लिए, अब तीसरा आप पढ़ाने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म।
सुने हैं सर, जेली लाइक फ्लूइड होता है, बताए हैं सर, आप शुरू में बताए हैं जेली लाइक फ्लूइड विथ वेरियस स्ट्रक्चर। जेली लाइक फ्लूइड होते हैं और स्ट्रक्चर वेरियस होता है। कैसा है? तो जेली लाइक फ्लूइड है। salts, proteins, sugars and other substances are dissolved in the fluid। क्यों है जेली लाइक? इसलिए है क्योंकि इस फ्लूइड में सॉल्ट्स भी रहते हैं, प्रोटीन्स भी रहते हैं, सुगर्स भी रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, फैट भी रहते हैं, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस डिजॉल्व रहते हैं। इसीलिए यह गाढ़ा द्रव है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कौन? साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल्स, अब अगला देखते हैं हम लोग क्या? ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बताए हैं हम, दिखाए हैं हम, जैसे न्यूक्लियस, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी। सर ज़्यादा नहीं बोलिए, समझ गए। अब बताए हैं सर ऑर्गेनेल्स, समझ गए सर ऑर्गेनेल्स क्या होता है? अब बताए हैं सर, दोबारा बताने की ज़रूरत आपको नहीं है सर, परेशान मत होइए सर, हमें याद है सर, सबको याद है कि ऑर्गेनेल्स जो हम पढ़ाए हैं, जो कौन कौन ऑर्गेनेल्स पढ़ाए हैं। हाँ सर, देखिए ना सर, यही तो बताए थे आप, आ गया ना सर, आप तो बड़ी समझदार हैं। क्लियर? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं। कहाँ रहते हैं ये ऑर्गेनेल्स? घर कहाँ है सर? साइटोप्लाज्म में रहता है ना। साइटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है। अब प्लांट में चारों तरफ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के सेल वाल होता है। हाँ, समझ गए सर। न्यूक्लियस, अब देखते हैं न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज ए न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। एवरी सेल, ईच सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस। एक्सेप्शन है इसका रेड ब्लड सेल्स। इसका एक्सेप्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स। कौन है एक्सेप्शन? रेड ब्लड सेल्स, बताए हैं, याद है ना। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। यह लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारे सेल का। हमारे बॉडी में अगर देखो, हमारे बॉडी में देखो तो सबसे बड़ा सेल कौन है? वह सेल है न्यूक्लियस। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, हमारे बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर सबसे बड़ा कोई ऑर्गेनेल है तो वो न्यूक्लियस है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस का बहुत रोल है। और यही न्यूक्लियस हमारे को आरबीसी में नहीं पाया जाता है, बड़ा दुख की बात है। काहे नहीं पाया जाता है सर? अभी नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताइएगा सर? बता दीजिए सर। अच्छा, बताएंगे ना बाद में। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। कौन? न्यूक्लियस। सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? न्यूक्लियस का। बारात का दूल्हा कौन है? न्यूक्लियस है। यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। मोस्टली क्या होता है? स्फेरिकल होता है या ओवल होता है शेप में। याद हो गया? हाँ सर, बड़ा मजा पढ़ाते हैं सर। क्रोमोजोम्स, अब अगला देखेंगे क्या? क्रोमोजोम्स इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स फाउंड। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, धागे की तरह। मम्मी क्या मम्मी किए हुए? जो स्वेटर बुनती हो ना, हाँ क्या, वो ऊन जो होता है ना, हाँ वो ऊन का जो गोला है ना, मेरे से उजरा गया। पूरा खोल के तुम उजरा दिया? हाँ उजरा गया मम्मी, नहीं मारना। क्यों उजरा दिया? क्योंकि क्रोमोजोम्स ऐसा ही कि तो होता है सेल में, इसी तरह से उजराया रहता है, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमोजोम्स जो होते हैं ये फॉर्म अ डेंस टैंगल रिफर टू एज क्रोमैटिन, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। किसको कहते हैं? मम्मी, जो मैंने ऊन को उजरा दिया ना, खोल दिया, खोल के पूरा उजरा दिया, अब नहीं सुधर रहा है, अब ये ठीक नहीं हो रहा है, गोला नहीं बन रहा है, तो ये उजराया हुआ जो ऊन है इसे ही कहते हैं क्रोमैटिन। ऐसा ही होता है हमारे सेल के अंदर। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में रहता है क्या? क्रोमैटिन्स। और जब यह सुधरा जाएगा तब उसको कहते हैं क्रोमोजोम्स। और जब
किसी ने इसे मम्मी कही ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं बेटा, हम इसे ठीक कर लेते हैं। और जब इसे मम्मी ने ठीक कर लिया और फिर से गोला बना लिया कि या 1 गोला या 2 गोला या 3 गोला या 4 गोला, तो इसे कहते हैं क्रोमोजोम्स। सर गोला होता है क्रोमोजोम्स? चुप, बाद में बताएंगे ना, आगे बताएंगे, अभी समझ लो इतना ना। क्रोमेटिन समझ गया ना? द क्रोमोजोम्स फॉर्म अ डेंस ट्रायंगल रिफर टू एज क्रोमेटिन। द क्रोमोजोम्स फॉर्म अ डेंस ट्रायंगल रिफर टू एज क्रोमेटिन। जीन्स, अब सर जीन्स क्या होता है? जीन्स तो होता है बड़ा बढ़िया चीज। सर जिन तो सुने थे कि जिन होता है जिससे कुछ मांगेंगे ना तो दे देगा, है ना? अलाउद्दीन का चिराग से निकला था जीन। अरे वो जीन नहीं, क्रोमेटिन कैरी जीन्स। क्रोमेटिन जो है ना वो जीन कैरी करता है। आपके बॉडी में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। और इस क्रोमेटिन में जीन्स पाए जाते हैं, ऐसे जीन्स पाए जाते हैं। अब ये जीन्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रखते हैं। माने कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा गोरा है, काला है ना, छोटा है, नाटा है, तो उसके जो अंदर जो गुण है वो उसके माता और पिता से आया है, इसीलिए उसे कहते हैं हेरेडिटरी कैरेक्टर्स। माता और पिता से ही मेरे में गुण आया है। मैं अपने पेरेंट्स की संतान हूँ, मैं पेरेंट्स का अंश हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो मेरे पेरेंट्स से आए हैं। तो कैसे आए? तो इसी में यही जीन्स जो है ना, क्रोमेटिन में जो जीन्स होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता से ऑफस्प्रिंग संतान में जो यह गुण प्रवाहित हो रहा है वह इसी जीन्स के माध्यम से प्रवाह होता है। क्लियर? याद हुआ? समझ में आया कुछ कि सब बाउंस बैक किया? नहीं सर, समझ में आ गया कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जीन्स जिम्मेदारी लेता है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर पासिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पासिंग करने के लिए। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होता है सर? माता पिता से जो गुण आ गया बाल बच्चों में उसे ही कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? चाइल्ड को कहते हैं ना, बचवा के कहते हैं, माता पिता के बेटवा के कहते हैं, बेटिया के कहते हैं ऑफस्प्रिंग। बड़ा लंबा चौड़ा शब्द बोलते हैं सर। ऑफस्प्रिंग कहाँ पढ़े थे सर? बताए नहीं सर। ऑफस्प्रिंग क्लियर? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास करता है वो कौन पास कराता है? जीन्स पास कराता है। या जीन्स कहाँ रहता है सर? क्रोमेटिन में रहता है, जिसे कि क्रोमोजोम कहते हैं, उसी में रहता है सर। यह कहाँ पाया जाता है? या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। या न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। क्लियर? हाँ सर, समझ गए। ओके, तो आगे बढ़ जाए बच्चा, बढ़ जाइए सर, प्लास्टिड्स पर आ जाइए। ये प्लास्टिड सर, प्लास्टिक तो पढ़े थे सर, प्लास्टिक तो सुनते हैं सर, ये प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड कुछ नहीं है, कमबख्त समझ जाओ, बड़ा आसान चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और पूरी धरती का रचना जो है वह प्लास्टिड के बदौलत ही है। हम लोग खाते हैं वो प्लास्टिड की देन है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, इसलिए यह केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। पी से प्लांट, प्लास्टिड पाया जाता केवल प्लांट सेल्स में है। एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, याद रहेगा। सर बहुत जोकराई कर रहे हैं आप, क्या करें, मजबूरी है, याद कराना है। हो गया? प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद हुआ सर? नहीं हुआ सर, नहीं समझे? समझना क्या है, याद कर लो कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। आज से सभी को याद कर लेंगे कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। याद करेंगे सर। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, तीनों के अंत में प्लास्ट्स है, PLASTS, PLASTS, PLASTS। एक को क्या कहे? क्लोरोप्लास्ट्स, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट्स।
दूसरे को क्रोमो, CHROMO, क्रोमो क्रोमो क्रोमो, CHROMO क्रोमो, एक क्लोरो तो दूसरा क्रोमो, याद हो गया। और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट्स, ल्यूकोप्लास्ट्स। क्लियर, याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोल, हो गया। तो सर क्लोरोप्लास्ट क्या है, देख लेना भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसी का है। कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्या कंटेन करता है, ग्रीन पिगमेंट, हरा रंग का, हरा रंग, ग्रीन पिगमेंट, हरा कलर। भैया तो बोलो ना ग्रीन कलर, नहीं ना बोलेगा, ग्रीन पिगमेंट बोलेगा। इसको क्या बोलता है, ये ग्रीन पिगमेंट, बायोलॉजी ना पढ़ाता है इसीलिए। कॉल्ड क्लोरोफिल, वह पिगमेंट, वह प्लास्टिड, वह प्लास्टिड, वह प्लास्टिड जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करे, क्या कंटेन करे, ग्रीन पिगमेंट, क्या कंटेन करता है, ग्रीन पिगमेंट, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। दैट प्लास्टिड्स कंटेन, क्या कंटेन किए हुए हैं, ग्रीन पिगमेंट। कैसा पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में कैसा पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट। याद हो गया, हाँ सर याद हो गया। चलो, कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। आहा, अब समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, क्लोरोफिल। कौन है, क्लोरोफिल। अच्छा, इसीलिए ग्रीन है, हरा हरा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में रहता है कौन, ग्रीन पिगमेंट, और इसी के चलते क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। भैया सर 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 क्या, थोड़ा एक बार फिर से सर, फिर से सर, शुरू हो जाइए ना। अच्छा सुन, क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। समझ में आ गया। ग्रीन पिगमेंट का एक नाम दिए, ग्रीन पिगमेंट ना बोल करके इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट को ही क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और यह ग्रीन पिगमेंट जिस प्लास्टिड में पाया जाता है, किसमें, जिस प्लास्टिड्स में पाया जाता है, उस प्लास्टिड्स को नाम दे देंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जहाँ रहेगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल है। क्यों करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ में आ गया। ओनली ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट्स। जहां जहां प्लांट्स में ग्रीन पार्ट दिखाई दे वहां वहां क्या है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स का ग्रीन कलर किस क्यों है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर। क्रोमोप्लास्ट्स, अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। इट कंटेन्स पिगमेंट्स विच गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कलर्स। जितने भी रंग बिरंगे फूल देख रहे हो और फल देख रहे हो, वो उसका कारण है क्रोमोप्लास्ट। उसका कारण कौन है, क्रोमोप्लास्ट। और जहां जहां हरहरी देख रहे हो, ग्रीन देख रहे हो, उसका कारण है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर फ्रूट, कलर फ्लावर्स का कारण कौन है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तो सर ये ल्यूकोप्लास्ट, इट स्टोर फूड एंड फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन्स। सिर्फ यह स्टोरेज ऑर्गन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन में, मैन में नहीं, एनिमल्स में नहीं। प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स में कौन पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्या करता है, फूड स्टोर करता है। फूड स्टोर कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। जहां जहां ल्यूकोप्लास्ट रहेगा वहां वहां फूड स्टोर होगा, इसलिए यह स्टोरेज ऑर्गन्स में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, सर प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है। सर समझ में आया, हाँ सर आ गया। वैक्यूल्स, अब हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। नॉट सो कॉमन इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। वैक्यूल्स ओनली इन प्लांट सेल्स। यदि होगा एनिमल में तो बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा होगा। व्हेन दे अकर दे आर मच स्मॉलर इन साइज। यदि किसी किसी में पाया गया एनिमल में, कोई एनिमल में दिखा भी तो बहुत छोटा होगा। लेकिन प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं।
द सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड ए लार्ज वैक्यूल। सर न्यूक्लियस से भी बड़ा? हाँ, प्लांट सेल में आपका यदि यह प्लांट सेल है तो इसमें वैक्यूल्स इतने बड़े हो सकते हैं या ऐसे बड़े, और न्यूक्लियस वगैरह बेचारा सब माइटोकॉन्ड्रिया सब किनारे चला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो सेंट्रल पार्ट में आ जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड अ लार्ज वैक्यूल। क्लियर? फूड वेस्ट, पिगमेंट्स एंड अदर सबस्टांस आर डिजॉल्व इन द फ्लूइड। और वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये सेल है और सेल के अंदर जो ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर फूड वेस्ट, पिगमेंट्स और भी दूसरे सबस्टांस पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं, जो इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ फ्लूइड। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल्स और फ्लूइड से भरा हुआ होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा दिए, देख लो। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बताए हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, सेल एनिमल सेल से प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। वन और मोर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल्स में नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। इफ प्रेजेंट देन मच स्मॉलर इन साइज, और यदि प्रेजेंट हो तो बहुत छोटे साइज में होते हैं। चलो अब यहाँ पर अंत करते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।